अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक, वेलकम टू द क्लास अगेन। चैप्टर नंबर 2 अब स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू सा देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग खुद रिवाइज करें। ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे खुद बुक को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी किस्म की किसी भी किस्म की क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, समझ ना आ रही हो तो आप फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपको बता दूंगा कि कौन से टॉपिक्स कैसे आएंगे पेपर में। एमसीक्यूज है ऑलरेडी मार्क्ड इन यूर बॉक्स, उसको आप ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये लर्निंग आउटकम्स हैं तो लर्निंग आउटकम्स में आप लोग देख लें कि यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा। यही क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए और फॉरेन पॉलिसी की डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फिर नरेट पाकिस्तान रिलेशन विद इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज। किसी भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस पढ़ लें। नरेट करना है ना, किस्सा कहानी बनाकर सुनाना है, तो उसको आप हिस्टोरिकली एक टाइमलाइन के अंदर कवर अप कर लेंगे। पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि किस किस के साथ कैसे रिलेशंस हैं। दो दो तीन तीन पॉइंट्स बस उसको माइंड में रख लें, हेडिंग्स को उसी को आपने फिर आगे इनलार्ज करना है। एक्सप्लेन द जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर इशू। जेनेसिस कहते हैं इब्तिदा को, कश्मीर के मसले में क्या इब्तिदा और कितनी अभी तक पेशरफ्त हो चुकी है। फिर पाकिस्तान रिलेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जितने भी कार स्टेट्स हैं ना, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके बाद OIC, क्योंकि ये अब ये जो है ना, ये दो चूंकि अब आपके सामने आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पर से क्वेश्चन एक ना एक पे ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये ज़रूर कवर अप करना है, इनके मेन फीचर्स देखने हैं। और फिर पाकिस्तान रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, रशिया एंड जापान। एंड लास्ट में पाकिस्तान रिलेशंस या पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीस कीपिंग इन द वर्ल्ड। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है मैप ऑफ पाकिस्तान, वो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ड्रॉ करना है। मैप की जितनी भी जो कि जो उसकी SOPs होती हैं, आपने उसकी लेबलिंग करनी है। अंदर अंदर से लेबलिंग करनी है, बाहर जितने भी नेबरिंग कंट्रीज आते हैं डायरेक्शंस बनाने हैं वो आप बना लेंगे। बाकी डायरेक्शंस और बाउंड्रीज उसकी आपको पता है। यहाँ पर जो चीज़ आपके सामने डिस्कस करने की है वो ये है। ये किसी भी कंट्री का आपके पास जो आता है रिक्वायरमेंट फॉरेन पॉलिसी का, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स आता है। ये अभी आपके सामने पेपर में क्वेश्चन भी आया था प्री बोर्ड के अंदर कि द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी क्या है। वो उसकी सेफगार्डिंग एंड प्रमोशन ऑफ द कंट्रीज इंटरेस्ट, के आपके मुल्की मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। फिर फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द, सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि उसके इमर्जिंग कंडीशंस क्या है, बल्कि उसके साथ साथ री इवालुएशंस भी करनी होती है अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी थिंकिंग को, और दोबारा से उसको अटेन करने की कोशिश करनी होती है। और ये वाली वो टर्मिनोलॉजी है जो मैं बार बार क्लास में भी बता चुका हूँ कि इन द इंटरनेशनल रिलेशंस देयर इज नो परमानेंट फ्रेंडशिप, देयर इज नो परमानेंट एनिमी, द ओनली थिंग विच इज परमानेंट वो क्या है, वो नेशनल इंटरेस्ट है। तो शायद ये वाला भी MCQs आ जाए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में या फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ परमानेंट है, दोस्ती परमानेंट है, दुश्मनी परमानेंट है, या इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल या नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट है। तो नेशनल इंटरेस्ट आपके परमानेंट होंगे। फिर चूंकि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है, ये तीन दिए गए हैं, किसी भी दो पर पूछा जा सकता है ना। तो आपने बताना है कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है। पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी पर बना है और पाकिस्तान की टोटल टोटल आइडियोलॉजी इस्लाम है। तो इसलिए मुल्क के अंदर इन इस्लामिक उसूलों को फॉलो करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फॉरेन पॉलिसी में आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है नेशनल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी, कि आपके मुल्क की एकजहती होगी, आपके मुल्क की सालमियत होगी। किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आप दे रहे हैं पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज गिवन प्रीमेसी। प्रीमेसी कैसे है, इंपॉर्टेंस को। क्या पाकिस्तान हमेशा से इंपॉर्टेंस दे चुका है नेशनल सिक्योरिटी को अपने रिलेशंस में दूसरे ममालिक के साथ, और पाकिस्तान यही तवक्को करता है कि बाकी ममालिक भी इन रिटर्न हमारे साथ ऐसा ही सपोर्ट करेंगे। सेकेंडली, आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन की जब बात आती है, तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, टोटली रूटेड इन इस्लाम। तो ये भी MCQs में आ सकता है। फिर OIC का क्या जो है अब्रिविएशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, शुरू में था अभी कोऑपरेशन है। और फिर ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इसके हवाले से काम किया जा सके। एंड नंबर थर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमें ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाने हैं जिनके साथ ताल्लुकात बनाते हो हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुंच सके। अब पाकिस्तान रिलेशन विद चाइना।
चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं? चाइना के साथ हमारे रिलेशन शुरू से लेकर अभी तक क्या है? गुड रिलेशंस है। उन गुड रिलेशंस की एग्जांपल्स ऑलरेडी आप लोगों के पास बार बार हमने रिवाइज भी करवाई हुई है, आप लोग से पेपर में भी टेस्ट में भी पूछा जा चुका है। वो तमाम के तमाम रिलेशंस हमारे साथ गुड हैं। सिर्फ ये 1950s के अंदर जो अक्सर स्टूडेंट्स ने एमसीक्यूज गलत किया था कि बॉर्डर इन्फ्लुएंस कब, बॉर्डर इशू कब पैदा हुआ था? 1950s में, 1950 की दिहाई में, जिसको पीसफुली 1963 के अंदर प्रेजेंट डे बीजिंग और पीकिंग के अंदर रिजॉल्व कर दिया गया था, सॉल्व कर लिया गया था। इसी तरीके से 1963 में हमारे इनके साथ फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, जिसके अंदर चाइना और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया है इंपोर्ट ऑफ ज्यूट जो कि पटसन है, कॉटन है, क्रोमाइट है, लेदर एंड लेदर गुड्स की, और तमाम जितनी भी आपके सामने मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स मौजूद है, इसको चाइना से इंपोर्ट किया जाएगा। फिर अब ये बायलैटरल रिलेशंस है, इसके एग्जांपल्स दे देना। तो ये एग्जांपल्स JF-17 थंडर हो गई, ठीक है ना, जो कि हमारे फैट जो जो प्लेन है, जाइट जो लाइक हम वॉर के अंदर यूज़ करते हैं, मिलिटरीली यूज़ करते हैं, जेट फाइटर प्लेन्स होते हैं, वो इसके अंदर आ गया। एक ये हो गया, नंबर सेकंड काराकोरम हाईवे हो गया, फिर नंबर थ्री गवादर पोर्ट हो गया। ये सारे उसके इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, आर द इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स। फिर इसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक फील्ड की अगर हम बात करें तो कंप्लीटली जितने भी आपने ऊपर डिस्कस किए आ जाएंगे। फिर हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला हो गया, एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स एट कामरा हो गया, सेंडक पावर प्रोजेक्ट जो कि तांबे और सोने के अलावा से काम कर रहा है, चश्मा पावर प्लांट है, चित्राल टनल है, अल खालिद टैंक है। ये तमाम के तमाम इसके इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे? अच्छा, अब चाइना के साथ जो ट्रेड की जाती है वो शहर रेशम के तहत की जाती है, कराकोरम हाईवे के तहत की जाती है। दैट इज द सिल्क रूट, सिल्क रूट है कराकोरम हाईवे। सर, एज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यही है संध्यार कि इम्पोर्ट आर द थिंग्स जिसको हम बाहर के ममालिक से खरीद कर लेकर आते हैं, जो हमारे मुल्क में कमी होती है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। एंड एक्सपोर्ट्स आर द थिंग, वो चीज़ें जो कि हमारे मुल्क में सरप्लस होती है और उनको दूसरे ममालिक में बेच देते हैं और उससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में है, हुआ इंशाल्लाह तो फिर देखेंगे, कल इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे जो ये चीज़ आपके सामने मेंशन्ड है यहाँ पर, इंडिया, तो इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं? नॉट टू गुड, स्ट्रेन्ड है, स्ट्रेन्ड रिलेशंस है। स्ट्रेन्ड मींस खराब है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। एंड द मेजर इशू क्या है? कश्मीर इशू है। तकरीबन 3 वॉर्स वी हैव बीन फॉट टिल नाउ। वैसे तो ज्यादा हो चुकी है, लेकिन 3 से ज्यादा जंगें हम कश्मीर के साथ, कश्मीर के ऊपर इंडिया के साथ लड़ चुके हैं। इंडस बेसिन ट्रीटी को सिंतास ट्रीटी भी कहते हैं। ये कौन सा एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में साइन हुआ था 1960 में? तो वो इंडस बेसिन ट्रीटी है, सिंतास ट्रीटी है। डेट आपको पता है, आप लोगों ने डेट भी साथ लिख लेनी है, 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 के अंदर ये एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ इंडिया के साथ, जिसके अंदर हमने दरियाओं को तकसीम किया। 3 दरिया इंडिया को मिल गए, रावी सतलुज बियास, एंड 3 दरिया पाकिस्तान को मिल गए, जेहलम चनाब एंड इंडस। फिर 1971 के अंदर आप देखें तो सेशनिस्ट एलिमेंट्स जो थे, अलदगी पसंद अनासर, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया। 1972 के अंदर हमने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया विद द नेम ऑफ शिमला एग्रीमेंट, जिसके अंदर ये कहा गया कि दोनों ममालिक के एग्रीमेंट को हम, जितने भी हमारे इश्यूज है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू बायलैटरल डायलॉग्स, बातचीत के जरिए सॉल्व करेंगे, ना कि लड़ाई झगड़े के जरिए। फिर ये सार्क ओकेजन वही बेनजीर भुट्टो के दौर हुकूमत के अंदर जो था कि एक दूसरे के हम जो अ, एक दूसरे के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है। फिर यहाँ पर ये चीज़ है कि इंडिया क्या चाहता है, कश्मीर का मसला कैसे सॉल्व हो, बायलेटरल इशू सॉल्व हो, डिस्कस किया जाए ना, थ्रू बायलेटरल डायलॉग्स, बातचीत के जरिए। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि डायलॉग्स आर फ्यूटाइल, डायलॉग जो है वो क्या है, वो अभी फायदा नहीं है उसका, वो बेकार है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये एमसीक्यूज में आएगा, आगरा मीटिंग, जो कि जुलाई 14 से 17 2001 तक तकरीबन 3 दिन तक थी, 3 डेज टॉक्स थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है ना। बिटवीन पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ एंड उनके जो प्रेसिडेंट थे एट दैट टाइम, आई थिंक सो अटल अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनके दरमियान जो ये टॉक्स थे, द टॉक्स एंडेड अनसक्सेसफुली। जैसे भी आप देखते हैं रिसेंटली अमेरिका और ईरान के जो टॉक्स हुए हैं इस्लामाबाद में, रीच्ड अनसक्सेसफुल, किसी उस पर नहीं पहुंचे। तो एट दैट टाइम इनके कश्मीर के हवाले से क्या इश्यूज चल रहे थे। ईरान के बारे में बात करते हैं तो ईरान वाज द वेरी फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पाकिस्तान को किसने एक्सेप्ट किया था? ईरान ने एक्सेप्ट किया था। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्या हैं? अच्छे हैं। शाह ऑफ ईरान जो था,
शाह रज़ा पहलवी, उसने विजिट कब किया था पाकिस्तान में? 1950 में किया था। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। 1964 में एक और एमसीक्यूज के लिए बात आएगी कि पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की तीनों ने मिलकर एक इदारा बनाया विद द नेम ऑफ आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट के नाम से। फिर 1965 में दोनों ने एग्रीमेंट भी साइन किया कल्चरली। आरसीडी बिकेम डिफंक्ट, आरसीडी ने काम करना छोड़ दिया, बेकारा हो गया। 1979 में चूंकि इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ गई थी, उनकी हुकूमत खत्म करके ना जो खोमेनी की हुकूमत हुकूमत थी वो आ गई थी। तो इस टाइम पीरियड पे आरसीडी ने काम करना छोड़ दिया था, आरसीडी डिफंक्ट हो गया था। और फिर तकरीबन कुछ साल बाद आरसीडी जो है वो ईसीओ में कन्वर्ट हो गया था। ईसीओ बन गया था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी मेंशन्ड हेयर। इसको आप पढ़ लें। शुरू में इनिशियल 3 कंट्रीज वर देयर, बाद में फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने और अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया था। फिर यहाँ पर एक एग्रीमेंट ये आपके सामने आएगा 1997 में, D8 के नाम से। D8 डेवलपिंग एड, 8 ममालिक थे इसके अंदर। ठीक है। फिर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन शुरू से क्या रहे हैं? अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहे हैं। कहीं पर अच्छे रहे हैं, कहीं पर खराब रहे हैं। लाइक खास तौर पर हम देखें तो जो वॉर ऑन टेरर था, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी, उस दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग से हमारे पहले रिलेशन थे अफगान जिहाद के अंदर, वो बहुत अच्छे थे। दैट वी सपोर्टेड अफगान मुजाहिदीन, हमने उनको रास्ता भी दिया, हमने उनको यहाँ पर रिहेबिलिटेट भी किया। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो थी ना, ये बेहतर रही हैं। लेकिन अगर हम बाद की बात करते हैं तो बाद में रिलेशंस खराब हो जाते हैं। पाकिस्तान कब मेंबर बनता है यूनाइटेड नेशंस का? सितंबर 30 1947 में बन जाता है। ईरान के बाद, ईरान तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान वो मुल्क होता है जो कि पाकिस्तान को अपोज करता है कि पाकिस्तान का मेंबर नहीं होना चाहिए। फिर ये 1958 के हवाले से एक एमसीक्यूज आया था कि 1958 में पाकिस्तान अपना जो है रास्ता प्रोवाइड कर देता है अफगानिस्तान को, ताकि वो ट्रेड कर सके। कहाँ से? ट्रांजिट ट्रेड, जो पाकिस्तान का समुद्री रास्ता है उसको इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। तो ये इश्यूज आप लोग देख लें। फिर काबुल के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है उसके हवाले से क्या इश्यूज रहते हैं? 1996 में तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं पाकिस्तान के, उनके साथ रिलेशंस अच्छे बन जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, 5 स्टेट्स आर देयर। कौन कौन से हैं? लाइक उज्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है एंड ताजिकिस्तान है। इसमें से किसी न किसी एक पर क्वेश्चन आ सकता है कि उज्बेकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे हैं, बता दें। तो आपको पता हो कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रीटी ऑफ एविएशन इनके साथ साइन हुआ था हवाबाजी के हवाले से कराची के अंदर, मार्च 1992 के अंदर। फिर मार्च के अंदर मजीद हमारे साथ एग्रीमेंट साइन हुए। ठीक है। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? ताशकंद है। इन तमाम के अंदर अगर आप एक पॉइंट दो पॉइंट भूल जाते हैं ना, तो आप ये लिख सकते हैं कि जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं दे हैव द सेम व्यू पॉइंट। लाइक पाकिस्तान हैव द व्यू पॉइंट ऑन कश्मीर, पाकिस्तान का जो कश्मीर के ऊपर नजरिया है, ये बाकी तमाम ममालिक भी पाकिस्तान को इस हवाले से सपोर्ट करते हैं। तुर्कमानिस्तान के अंदर PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस भी ओपन है। और इसका कैपिटल क्या है? अशकाबाद है। और हमने 1999 के अंदर इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। किस चीज़ के हवाले से? मुख्तलिफ ज्वाइंट कमीशन बनाई हुई है, मुख्तलिफ प्रमोशन करनी है, कॉपरेशन करनी है वेरियस सेक्टर्स में। और 1991 के अंदर हमने इनसे नेचुरल गैस की परचेज के हवाले से भी एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। कजाकिस्तान है तो कजाकिस्तान के 2 कैपिटल्स हैं, एक अलमते है और एक अस्ताना है। ठीक है। कजाक प्रेसिडेंट जो मैंने आपको बताया था ना, क्या नाम था इसका? अब बता सकते हैं? इंतखाब आलम, क्या नाम था? द नेम ऑफ कजाक प्रेसिडेंट हु विजिटेड पाकिस्तान इन 1992। Why Azerbaijan is not in the car state? Azerbaijan that's why is not in the car states because Azerbaijan की जो लोकेशन है वो आधा जो है ना, आधा लाइक टर्की, जैसे टर्की आधा यूरोप में और आधा एशिया में है, इस तरह वो कॉकॉशियन रिपब्लिक में है, सेंट्रल एशिया में। तो इस वजह से हम उसको प्रॉपरली काउंट नहीं करते हैं। नूर बिल सुल्तान नजरबायव, बिल्कुल असफंदियार, यू आर राइट। नजर भाई उनका नाम था, नूर बिल सुल्तान, नूर सुल्तान नजर भाई। तो ये उन्होंने जब विजिट किया था तो उनके विजिट के दौरान, सर कैन वी आल्सो मेंशन पाकिस्तान एफर्ट्स इन द रीसेंट वॉर ऑफ ईरान। हाँ, वो फिर आप उसके उसमें डाल सकते हैं उसमें यार, जो इन्फो में डालेंगे ना। लाइक अभी आपके पास तो चूंकि इतनी स्पेस बचेगी नहीं, आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए पेपर को टाइमली अटेम्प्ट करना है ना, क्योंकि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही साइड होगा। तो फिर आप अगर आपके पास एरिया बचता है तो आप ऐड कर सकते हैं लास्ट में। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर बचता है फिर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा आपके पास इतना टाइम, स्पेस भी नहीं होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तालिबान एंड मुजाहिदीन मेंशन हेयर?
देखें तालिबान जो है ना, तालिबान तालिबान आफ्टर 1990s वो जब आते हैं ना, और मुजाहिदीन जो कि वो अपने वो पावर के लिए या अपने मुल्क के लिए वो जिहाद लड़ रहे थे अगेंस्ट द होम, अगेंस्ट द यूएसएसआर। तो जब पाकिस्तान उनका सपोर्ट कर रहा था या अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, दैट एट दैट टाइम दे वर मुजाहिदीन। बट जब वो लोग अपने मुतालबात को लेकर मजीद खुलकर सामने अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन इट बिकम्स तालिबान। इन्फो ऐड कर लेंगे, यस ठीक है, इन्फो ऐड कर सकते हैं। अब आगे आ जाए, कजाकिस्तान, नूर बिन सुल्तान ने जब 1992 में विजिट किया तो टू कंट्रीज इंटरेस्ट वेरियस एग्रीमेंट्स एंड कोऑपरेशन इन फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इकोनॉमी एंड कम्युनिकेशन। 1998 में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से कि इसको मजीद इनलार्ज किया जाए चार ममालिक के अंदर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना एंड डेफिनेटली पाकिस्तान। अब किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्कीक। इस चीज़ के हवाले से क्या है, जितने भी हमारे मेडिसिन या हम बात करते हैं मेडिकल वैक्सीन्स की, तमाम हमारे इनके साथ एग्रीमेंट्स रहते हैं। ताजिकिस्तान जो सबसे ज़्यादा करीब है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, लाइक आप पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान जाते हैं और अफगानिस्तान के इलाके वाखान से होते हुए आप इंटर्ड हो जाते हैं इनटू ताजिकिस्तान। दोशंबा इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। मेंशन्ड है क्लियरली, कुछ मुश्किल नहीं है, इसको आप पढ़ लें, गो थ्रू कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। वर्ल्ड ऑफ इस्लाम है, बहुत सारे ममालिक हैं, यहाँ पर तीन ममालिक का जिक्र किया जाएगा। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करेंगे तो चूंकि हमारे उनके साथ रिलीजन टाइज भी है, और उसके साथ आप देख लेना हरमैन शरीफैन, उनकी प्रोटेक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स जो आपकी हेडिंग्स बन सकती हैं, लाइक फैसल मॉस्क है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा द पीपल हु आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, दे सेंड बैक रेमिटेंसेस, जो अपने मुल्क पैसा वापस भेजते हैं, ठीक है ना, हजारों लाखों की तादाद में जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यूड हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेहतर आ जाती है। इसके अलावा जब 2005 के अंदर जलजिला आया था तो सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था तो तब भी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सॉफ्ट ऑयल प्रोवाइड किया हुआ था। टर्की, टर्की के साथ हमारी खिलाफत मूवमेंट जुड़ी हुई है 1914 से लेकर 1918 तक, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। आफ्टर दैट खिलाफत मूवमेंट चली कंप्लीटली। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया टर्की को। एट दैट टाइम पाकिस्तान तो चूंकि था नहीं, जो मुस्लिम थे उनके जो मुस्लिम अली ब्रदर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया। फिर 1951 के अंदर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन होती है बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की, और वही सेंटो, सीटो, आरसीडी, ईसीओ, ये वही चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर कट मेंशन है, किसी किस्म की मुश्किलात यहाँ पर नहीं है। आजरबईजान, आजरबईजान वी कैन काउंट इट इन द मुस्लिम स्टेट बट नॉट इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, क्योंकि ये कॉकेशियन रिपब्लिक में, देखिए यहाँ पर मेंशन है, फारतेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर है जोग्राफिकली। लेकिन अगर हम इस्लामिक फैब्रिक की बात करें तो बीइंग एन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब है। यहाँ पर यहाँ से जो है ना क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं कि आर्मीनिया के क्या इशू चल रहे हैं आजरबईजान के साथ। तो सेम पाकिस्तान एंड इंडिया हैज़ इशू लाइक द लैंड डिस्प्यूट्स, कश्मीर का मसला ज़मीनी मसला है, सेम वही मसला आज़रबईजान और आर्मीनिया के बीच में है। एक क्लेम कर रहा है कि वो मेरा पार्ट है, दूसरा क्लेम कर रहा है कि वो मेरा पार्ट है। जैसे पाकिस्तान आज़रबईजान का साथ दे रहा है, वैसे आज़रबईजान भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है ऑन द कश्मीर इशू। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ज़रूर आ सकता है, क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस में से क्वेश्चन ज़रूर आता जाता है, क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अब यहाँ से एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, लाइक ओ आई सी स्टैंड फॉर, ठीक है ना, वाई ओ आई सी केम इन टू बी, वाई ओ आई सी वॉज स्टैब्लिश, ओ आई सी को क्यों बनाया गया, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ ओ आई सी। तो ये तमाम का तमाम ये जो है ना, ये बैकग्राउंड है। ये आपको पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सितंबर 1969 में फायर इंसिडेंट हुआ था बैतुल मक़दस में, फ़लस्तीन में, मस्जिद अल अक्सा के अंदर, उसको जलाया गया था। विच वन लैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मीनिया, लैंड जो उनके वो समंदर के नहर के पास जो एरिया है। डिफरेंस बिटवीन सेंटो एंड सीटो, सेंटो मींस सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों है। फर्क ये है, दोनों डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, डिफेंस पैक्ट थी। तो ये इसका बैकग्राउंड आ जाएगा।
इनिशियली पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इन्होंने मिलकर कोशिशें की, मोरक्को ने, ठीक है। जब इस सितंबर 1965 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई, तो पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? रबात में हुई थी। रबात इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को, मराकिश का कैपिटल है। ये फिर गोल्स ऑफ ओआईसी है, तकरीबन 4 गोल्स हैं, 1 2 3 4, कोई से 3 4 आपको याद होने चाहिए। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद यही था, लाइक कि जितने भी मुसलमान ममालिक को दरपेश मसाइल हैं वो सॉल्व किए जाए। फ़लस्तीनियों की जो ज़मीन कब्ज़ा की गई है बाय द इज़राइलियन पीपल, वो उनसे लेकर उनको आज़ाद करवा दी जाए। इसके अलावा मुस्लिम हॉली प्लेसेस की जो डिफेंस है, उसके हरमैन शरीफ हैं उसकी हिफाजत, एंड द मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पर वो कॉपरेशन कर सके, आपस में मिलकर तिजारत कर सके। ठीक है। नो, नो नीड टू राइट द कॉकॉशन रिपब्लिक एंड दैट मच ना, जरूरत ही नहीं है। चीज़ों को सिंपल करें, अपने लिए चीज़ों को मुश्किल ना बनाएं, चीज़ों को सिंपल रखें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और फिर ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में। ये स्ट्रक्चर बता दे ओआईसी का स्ट्रक्चर क्या है। तो ओआईसी का स्ट्रक्चर ये है कि एवरी 3 ईयर्स इनकी मीटिंग्स होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जद्दा में है। और अभी कितने ममालिक हैं इसके अंदर? 57 ममालिक है। सार्क, सार्क के हवाले से मैंने आपको एक फार्मूला याद करवाया था इसका नेम याद रखने के लिए, वो क्या था? MBBS पेन के नाम से, कि ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज इन द सार्क। और वो कौन सी है? मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। तो ये MBBS पेन के नाम से आप उसके मेंबर कंट्रीज को याद रख सकेंगे। 8 दिसंबर 1985 को ये सार्क बन गया था विद द हेल्प ऑफ बांग्लादेश प्रेसिडेंट जियाउर रहमान। हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ का पर है? कैपिटल ऑफ जो है नेपाल इन द काठमांडू, इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। और मकसद इसका यही है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो साउथ एशियन ममालिक हैं, उन ममालिक के दरमियान एक ऐसा ताउन तंजीम बनाना जहां पर वो मिलकर काम कर सकें। कब बनाया गया था? 1985 के अंदर। 8 दिसंबर, साथ 8 कर लेंगे। ठीक है। ओके, पाकिस्तान रिलेशंस विद ग्रेट पावर्स। जितने भी ग्रेट पावर्स थे उनके साथ क्या रिलेशन थे? शुरू से ही पाकिस्तान के रिलेशंस ग्रेट पावर्स के साथ कुछ ना कुछ हद तक अच्छे रहे हैं, ताकि हमें किसी न किसी जगह पर मदद मिलती रहे, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी। तो सेंटो एंड सीटो, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी क्लियर हो जाना चाहिए। सेंटो क्या है और सीटो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाई गई थी, दोनों डिफेंस पैक्ट थे। पाकिस्तान ने शुरू में इसको ज्वाइन किया था। ठीक है। 1965 वॉर में यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया था, फिर 1971 वॉर में भी सपोर्ट एज मच नहीं किया था। तो पाकिस्तान ने फिर सीटो एंड सेंटो दोनों को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। 1979 के अंदर जब ईरान के अंदर रिवोल्यूशन आई थी, या कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन अब बात करते हैं, वो अफगानिस्तान में ना, दोनों जगह पे, तो दोनों कंट्रीज इंटर्ड इनटू द डीप कोलैबोरेशन, लाइक पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद से यूएसएसआर को शिकस्त दी थी। मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा था क्लास में भी। अब चूंकि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर डिटोनेशंस किए, पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके किए इन 1998, यूएस ने पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी, पाबंदियां लगा दी कि आप इकोनॉमिक ट्रेड नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भी नुकसान पहुंचा था। आफ्टर द इवेंट्स ऑफ सितंबर 9 2001, अब सितंबर 9 2001 ये नहीं है, ये सितंबर 11 है। इसको की कर लीजिएगा, ठीक है। इट्स September 11। ये बुक के अंदर मिस्टेक है, मैंने आप लोगों को उस टाइम पर भी मिस्टेक्स ठीक करवा कर दी थी। यहाँ पर भी बुक के अंदर मिस्टेक है, सो इट्स September 11 2001, मीन्स 9/11/2001। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कर दिया था? उन्होंने अटैक कर दिया था, लाइक वॉर एंड टेरर शुरू कर दी थी अफगानिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी फिर, तो फिर यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया? पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना शुरू किए थे। यूनाइटेड किंगडम से किस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है? यूनाइटेड किंगडम के हवाले से जो दो तीन चीज़ें हैं ना, ये देख लेंगे। 1965 में जो रन ऑफ कच्छ था, इशू ऑफ रन ऑफ कच्छ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वो किसकी मदद से सॉल्व हुआ? वो ब्रिटेन की मदद से सॉल्व हुआ, एक ये। दूसरा, तरबेला डैम बनाने के लिए किसने पैसे दिए थे, इकोनॉमिक एड किसने दी थी? वो दिया था यूनाइटेड किंगडम ने। कितने दिए थे? ये अमाउंट आपके सामने मौजूद है। फिर 1979 में ब्रिटेन ने
पाकिस्तान का जो कर्जा था अमाउंटिंग दिस मच, ये भी माफ कर दिया था। एंड 1981 के अंदर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, उन्होंने जब पाकिस्तान विजिट किया तो अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन थे उनको सपोर्ट किया यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पर देख लें दिस वन, कि ब्रिटेन जो है वो है एक हॉक फाइटर प्लान्स जो है वो ऑफर्ड कर रहा है, लड़ाका तैयार है। पाकिस्तान कह रहा है कि आप ये ना दे, इंडिया खरीद रहा है। तो पाकिस्तान अब चूंकि नहीं खरीद पा रहा था उनसे, वो इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव था, जो कुछ भी था इंडिया कर पा रहा था, तो इंडिया ने उससे वो चीज़ खरीद ली और ये इनके साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। यूरोपियन यूनियन की जहां तक बात है तो कितनी परसेंटेज, 20%। ये भी एमसीक्यूज में आता होता है। अच्छा, कि 20% हमारी जो ऑलमोस्ट ट्रेड है या एक्सपोर्ट है वो यूनाइटेड, जो यूरोपियन यूनियन है वहां पर जाती है। तो ये चीज़ ज़रूर आपको पता होना चाहिए, क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा जापान के हम यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो ये जापान के रिलेशंस की एग्जांपल्स है। मैंने आपसे क्लास में भी बार बार इस चीज़ पर टेस्ट लिया हुआ है कि मेंशन द एग्जाम्पल्स ऑफ पाकिस्तान जापानीज कॉपरेशन। तो ये चार चीज़ें, लाइक इंडस हाईवे हमने किसकी मदद से बनाया है, जापान की मदद से बनाया है, जो कि पाक पिशावर को कराची से लिंक करता है। कोहाट टनल किसकी मदद से बनाया है, जापान की मदद से बनाया है। बिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जापान की मदद से बनाया है। गाजी बरोथा पावर प्रोजेक्ट जो कि डैम है जापान की मदद से बनाया हुआ है। तो ये जापानीज एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। इसके बाद यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये वही यूएसएसआर है जो कि 1919 से लेकर 1991 तक था। लाइक 1991 के बाद तो आप कार स्टेट्स पढ़ चुके हैं ना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पढ़ चुके हैं। इंतखाब आलम डिफरेंस इज कम्युनिस्ट एंड सेक्शनिस्ट रिवॉल्यूशन। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन तो देखें जो कि इनकलाब लेकर आए ना यूएसएसआर के अंदर, इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी इसको कहते हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान के अंदर आ गया और कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन अफगानिस्तान के अंदर आ गए। सर कैन यू प्लीज टेल द डेट विच इज रॉन्ग रीजन ऑफ सैंक्शंस। अब्दुल बासित, ये डेट है जो कि 9/11 लिखा गया था ना, September 9, तो वो September 9 नहीं है, वो September 11 है। ये September 11 है, September 9 नहीं है। Sir, if a question is on great powers, then should we discuss China or not? Definitely you can discuss. Why not? चाइना भी ग्रेट पावर्स में आएगा ना। लेकिन आप फिर ऐसी चीज पर ज्यादा वो करें ना, लाइक आप जहां पर फंस रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको ग्रेट पावर्स में से आपने बुक के अकॉर्डिंगली आपने चीजें याद कर ली है ना, आपने यूके याद कर लिया है, आपने यूएसए याद कर लिया है, आपने यूएसएसआर कर लिया है, आपने जापान कर लिया है, यूरोपियन यूनियन हो गया है। और फिर कुछ ऐसी जगह है कि जब वहां पर आप फंस रहे हैं तो वहां पर चाइना भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा है कि जब चेकर जब बैठता है ना पेपर चेक करने के लिए, तो अगर वो कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हुआ कि जिसने बुक सामने रखकर सिर्फ देखा हुआ कि हाँ इसके अंदर तो चाइना नहीं है तो मैं क्यों चाइना मार्क करूं, तो फिर वो मार्क्स नहीं देगा। अदरवाइज चाइना इज आल्सो बिग पावर है। तो आपको कंसेप्चुअली भी चीज़ समझ आ रही है ना। ठीक है। तो यू कैन ऐड, लेकिन वहां पर जहां पर आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर मैं फंस रहा हूं, मेरा आंसर नहीं बन रहा, मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा, तब आप वहां पर उसको ऐड कर सकते हैं। कश्मीर इशू, मसले कश्मीर, इसको आपने डेट्स के साथ याद करना है। अच्छा, डेट्स के साथ कैसे याद करना है, लाइक हम स्टार्ट करेंगे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब आता है आपको पता है ना, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आता है 12 अगस्त 1947। 12 अगस्त 1947। तो जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आपके सामने आ गया 12 अगस्त 1947 को, तो डेफिनेटली यहां से आपका कंप्लीटली वो स्टार्ट हो जाना चाहिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के हवाले से, कि इस एग्रीमेंट से ही मसले की बुनियाद शुरू हो जाती है। इस यहां से इस डेट से ही हम मसले की बुनियाद शुरू कर देते हैं। और आगे चलकर फिर आपने इसमें क्या चीजें ऐड कर लेनी है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपने जो चीजें ऐड करनी है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आ गया, उसके बाद आप ऐड कर लेंगे एक्सेशन। ठीक है, एक्सेशन कर लेंगे। एक्सेशन के बाद आप लोग कर लेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशंस। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसकी डेट्स आपको पता है, दो डेट्स हैं। कौन कौन सी डेट्स हैं, 12 अगस्त, 13 अगस्त 1948, और दूसरी कौन सी डेट है, 5 जनवरी 1949। तो इन तमाम डेट्स के अंदर आपने इस चीज़ को कवर अप करना है। ये आ सकता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इट शुड बी कवर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैं कैसे इसमें हेडिंग्स बनाऊंगा, हेडिंग्स बनेंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर बना कर देता हूँ आपको। आपने
हेडिंग्स बनाने के लिए जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है, लाइक दिस। देखें यहाँ से, ये कि ये ऑन 12 अगस्त 1947 स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया। 75% पॉपुलेशन मुसलमान हो गई। इसके अलावा जो है 12 अगस्त 1947 को जो है महाराजा ने प्रोक्लेम कर दिया, एक्सेशन कर दिया इंडिया के साथ। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं आगे चलकर, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशंस आएंगी। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशंस कौन कौन सी हैं? लाइक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस आपके सामने डेट आएगी कि 1 जनवरी 1948 को इशू प्रेजेंट किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने। उसके बाद ये दो आ जाएंगी, अगस्त 13 1948 एंड January 5 1949। दीज आर द टू रिजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस की। अभी तक जो है यूनाइटेड नेशंस आर फेल्ड, यूनाइटेड नेशंस नाकाम है टू सॉल्व द कश्मीर इशू अपनी रेजोल्यूशंस को करने के बावजूद भी। बिकॉज वाई? क्योंकि यूनाइटेड नेशन डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी। यूनाइटेड नेशन सिर्फ रेजोल्यूशन दे सकता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का जो इख्तियारात है वो यूनाइटेड नेशंस के पास मौजूद नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन चूंकि नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यूनाइटेड नेशन स्टिल नाउ फेल टू इम्प्लीमेंट her own resolutions. Last topic from this chapter, that is Pakistan's role in United Nations. तो सबसे पहले ये चीज याद रखनी है for MCQs, when Pakistan became the member of United Nation organization. So Pakistan became the member of United Nation organization on 30 September 1947, and since then Pakistan is playing her active role. इसके अलावा दूसरा एमसीक्यूज ये बन सकता है कि पाकिस्तान इज परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर। पाकिस्तान इज नॉन परमानेंट मेंबर। पाकिस्तान हेल्प चाइना टू बिकम द परमानेंट मेंबर। 1980s में जनरल जियाउल हक बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ, अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और पाकिस्तान अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो मिलिट्री सर्विसेज है, चाहे वो पुलिस सर्विसेज है। किस चीज़ के हवाले से? पीस कीपिंग के हवाले से। तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन आपको पास आ सकता है कि डिस्कस पाकिस्तान रोल इन द पीस कीपिंग इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है मिलिट्री भेज के, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर, वेरियस कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर मिलिट्री भेज के ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जहाँ पर इश्यूज आते हैं, कोई डिजास्टर हो जाता है, वहाँ पर अपनी सर्विसेज भेजती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी जाती है। मुख्तलिफ एजेंसीज के बारे में बता देना। आपसे पूछा जाएगा कि एजेंसीज के बारे में बता दे, कौन कौन से सब ऑर्गेनाइजेशंस यूएन के काम कर रहे हैं या एजेंसीज काम कर रही हैं। तो इसमें ये आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यूएफपी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आईफेड, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज यूएनएचसीआर, and UN Habitat have been providing invaluable services to Pakistan in the field of humanitarians. Humanitarians means इंसानों की मदद करना, सोशल वेलफेयर का काम करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करना। बट UN has till now disappointed Pakistan on the issue of what? Kashmir, in spite of two resolutions of the United Nations for plebiscite। प्लेबिसाइट किसे कहते हैं? रेफरेंडम को कहा जाता है, मैं क्लास में बता चुका हूँ, इस्तिस्वाब राय को कहते हैं। कश्मीर इशू इज स्टिल अनरिजॉल्व सिंस 1948, अभी तक इशू रिजॉल्व्ड नहीं हो चुका। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज आवर रिवीजन क्लास। ऑलरेडी एमसीक्यूज यहाँ पर है, ज़्यादा मैं कहता हूँ रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, गो थ्रू कर लीजिएगा। कि द बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना कब आई थी? 1963 में हुआ था। गवादर पोर्ट हमने किसकी मदद से बनाया है? हमने चाइना की मदद से बनाया है। कितनी वॉर्स हमारी लड़ी जा चुकी हैं कश्मीर के साथ? कश्मीर के ऊपर इंडिया के साथ 3 वॉर्स हैं। हमने जो है वो कब किया था? हमने शिमला एग्रीमेंट कब साइन किया था? 1972 में किया था। इंडस बेसिन ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1960 में हुई थी। इसके अलावा शाह इफरान ने कब विजिट किया था? 1950 में विजिट किया था। ठीक है ना, जो रजा पहलवी था। मेंबर्स ऑफ आरसीडी कौन कौन से थे? पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की था। D8 में कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। मतलब क्या है? डेवलपिंग 8 है। पाकिस्तान कब मेंबर बना था? 1947 सितंबर। कौन सी डेट? 30 सितंबर को। कौन सी सिटी तालिबान ने कॉन्कर की थी? 1996 में काबुल सिटी कॉन्कर की थी। कितने सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं? 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री कौन सा है सेंट्रल एशिया के अंदर? कजाकिस्तान है। वो एरिया आपको पता है, 2271937 है, क्या है उसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मीटिंग? 24 कंट्रीज ने बीच में शमूलियत इख्तियार की थी। कितने साल बाद ओआईसी की मीटिंग होती है? ऑलमोस्ट एवरी 3 ईयर्स। पाकिस्तान ने या इंडिया ने कब इशू को पेश किया था यूएन के सामने? 1 जनवरी 1948 को।
एंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? अगस्त 1947 के साथ आप लोग 12 भी लगा सकते हैं। किसने साइन किया था? महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेक्चर। वी हैव 4 minutes लेफ्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जी। इंतखाब आलम। व्हाट इज द परमानेंट नॉन परमानेंट? परमानेंट मेंबर्स वो हैं जो कि हमेशा से मेंबर्स रहते हैं, जिनका वोट काउंट होता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स 2-2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1 ऑलरेडी मार्क्ड इन द बुक। कल इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो हम कर लेंगे फिर। अब्दुल बासित। व्हेन वाज बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना? इन 1950s, 1950 की दिहाई में आया था। 1963 में इट वाज रिजॉल्व्ड। बुरहान खुर्शीद। व्हाट इज कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर कहते हैं सर्द जंग। लाइक यूएसएसआर एंड यूएसए की लड़ाई थी, अफगानिस्तान में लड़ी जा रही थी या पूरी दुनिया में लड़ी जा रही थी 1945 से लेकर 1991 तक। दोनों बीच में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। फोर फेलियर्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी ऑफ भुट्टो। हाँ आप पढ़ लेना, उसको उठा ले। क्लास डिफरेंस की वजह से। ओनली फॉर टैली। यस। ओनली फॉर टैली चैप्टर 1 एमसीक्यूज पढ़ लें आप। Why did Pakistan leave सीटो एंड सेंटो? बिकॉज सीटो एंड सेंटो डजेंट सपोर्ट पाकिस्तान। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो 1965 में भी उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया और 1961 में उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। जुनेद। सर अभी तक 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आया है कि नहीं? 27 टाइम्स इट चेंज। अभी 27th अमेंडमेंट हुई थी ना। इंतखाब आलम। जस्ट क्लास डिफरेंस इज गिवन। यस क्लास डिफरेंस है, आप उसको खैर आगे इलाबोरेट कर सकते हैं फिर। बुक के अंदर ऐसे ही है, बोर्ड अब जरूरी नहीं है कि हर बार से क्वेश्चंस बनाएगा। सर व्हाट आर द 3 ओकेजन्स बिटवीन इंडिया पाकिस्तान? वॉर की बात कर रहे हैं। वॉर 1948, 1965 एंड 1999। पेज 37। ओके। हमारे पास टाइम कम है। इन पाकिस्तान रिलेशन विद ग्रेट पावर्स विच कंट्रीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न? यूके कर लें, यूएसए कर लें, ये आ सकती है। पेज 37। बच्चे ये ऑलरेडी मार्क इन यूर बुक, ठीक है, जरूरत नहीं है इस चीज़ को देखने की, लेकिन फिर भी आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, दैट्स वाई मैं आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। देखें यहाँ से एक्सरसाइज। जुल्फिकार अली भुट्टो बिकम फर्स्ट सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर 20 दिसंबर 1971। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है नेशनलाइजेशन पॉलिसी, ये गलत है। बुक के अंदर आपने करना है 2 जनवरी 1972। फिर आ रहा है व्हेन वाज मार्शल लॉ एंडेड ड्यूरिंग भुट्टोज रिजीम? अप्रैल 1972। कितनी कमेटी मेंबर्स पे मुश्तमिल थे? 25 मेंबर्स मुश्तमिल थे। ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स थे। कितने दिनों के बाद इलेक्शंस कराने का वादा किया था? 90 डेज। कब प्रेसिडेंट बना था? सितंबर 1978 में। कौन सा ऑर्डिनेंस जून 1980 में आया था? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। विच प्राइम मिनिस्टर ने 5 पॉइंट्स प्रोग्राम दिया था? मोहम्मद खान जुनेजो ने। कौन सी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने कब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था? 12 दिसंबर को लिया था। पीपल्स वर्क प्रोग्राम किसने करवाया था? बेनजीर भुट्टो ने करवाया था। नवाज शरीफ कब बनता है प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम? 6 नवंबर 1990। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड किसने दिया था? नवाज शरीफ ने दिया था। और क्यों 28 में इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया था एट दैट डे, इस वजह से। जी। बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वी हैव लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। जी। इंतखाब आलम। व्हाट इज एन एफसी अवार्ड? नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जिसमें सूबों को पैसे दिए जाते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम करें। नवाज शरीफ की फर्स्ट टाइम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लें, पहले ही पेज पे है। Zulfikar was overthrown because of murder. Might be, yes. वेलकम। चले इंशाल्लाह कल देखेंगे, अगर टाइम मैनेज हो सका तो आपके साथ अगले 2 चैप्टर्स करेंगे अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ज़रूर इन टॉपिक्स को आप लोग गो थ्रू कीजिएगा। सिर्फ क्लास पे इन्हिसार नहीं करना है, खुद से पढ़ना है, एक पेज भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको पेपर के अंदर कोई मुश्किलात नहीं होगी, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।